नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। सो प्रेसिडेंट के बाद हम लोग देखने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वैसे तो देखा जाए तो प्रेसिडेंट इज द फोर मोस्ट पावरफुल पर्सन। उसके बाद अगर कोई आता है तो आप लोग प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के पास इतना कुछ खास रूल्स नहीं है, आगे मैं आप लोग को दिखाऊंगा। वैसे भी आप इनके पास से दो ही इंपॉर्टेंट काम है। फर्स्ट आपको यही भी बता देता हूँ। फर्स्ट, ही इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। ठीक है। राज्यसभा का जैसे कि आपके लोकसभा में स्पीकर को आपस में उन लोग चुनते हैं, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट बिकम्स द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ओके। एंड सेकेंड जॉब ही हैज इज, जब भी प्रेसिडेंट अपनी ड्यूटी नहीं निभा पाते हैं, ठीक है, वो किसी वजह से बीमार है, उनकी डेथ हो जाती है, किसी भी तरीके से वो ऑफिस में नहीं बैठ पा रहे, तो इन दैट केस प्रेसिडेंट की जगह पे काम करने वाले जो जो पर्सन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड इन दैट कैपेसिटी ही विल बी कॉल्ड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके। वो उस समय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं रहेंगे, और उस समय जो वाइस प्रेसिडेंट का जो ये वाला काम था, फर्स्ट वाला काम जो था राज्यसभा वाला, वो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा करते हैं, जो कि उनमें से ही इलेक्टेड मेंबर होते हैं। ओके। आगे मैं आप लोग को बता दूंगा। ओके। सॉरी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, आर्टिकल 63 के अंदर मेंशन किया गया है ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। ओके। नेक्स्ट, हम लोग ने मॉडल किसके बेसिस पे लिया है? अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के मॉडल पे। अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनका भी सेम काम होता है। वो जो होते हैं वो सीनेट के क्या बोलते हैं, चेयरमैन होते हैं, और साथ ही साथ वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोविजनरी पद पे बैठे होते हैं। वो सिर्फ शांति से वहाँ पे बैठे थे जब तक प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को कुछ हो नहीं जाता, वो कुछ मर नहीं जाते, तो वो क्या बोलते हैं, तब तक वो क्या बोलते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के पद पे वैसे बने रहते हैं और कुछ और काम नहीं कर पाते। ओके। खैर उनका हम लोग को पढ़ना नहीं है, हम लोग को वहाँ का यूपीएससी नहीं देना, हमको यहाँ का देना। ओके। नेक्स्ट, ये सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। तो फर्स्ट आपका प्राइम प्रेसिडेंट हो गया, तो सेकंड आपका वाइस प्रेसिडेंट हो गया। ओके। नेक्स्ट, ही इज द एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। ये आपके 64 में मेंशन किया गया। ओके। सो मतलब ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियल, मतलब कुछ और अलग तरीके से कुछ अपॉइंटमेंट करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली वहाँ के चेयरमैन बन जाते हैं। ओके। लेकिन आपको याद रखना है, वाइस प्रेसिडेंट आपके मेंबर नहीं है। आपको जैसे मैंने बताया कि ये लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर नहीं है। एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन बन गया, लेकिन वो मेंबरशिप लेके नहीं आया। ठीक है। सॉरी। लोकसभा में आपका डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आते हैं। ठीक है। राज्यसभा में जो मेंबर्स आते हैं वो आपके स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के होके आते हैं। ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे जो आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो इस तरीके के कोई भी तरीके से नहीं आ रहे हैं। वो अपना खुद का इंटरनल वोटिंग सिस्टम से आ रहे हैं। आगे मैं बताऊंगा किस तरीके से आने वाले हैं। सो ही इज नाइदर द मेंबर ऑफ लोकसभा नॉर ऑफ राज्यसभा। ओके। नेक्स्ट, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का अगर मतलब याद रखना तो याद कर सकते हैं, इतना कुछ खास नहीं है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इनके अपॉइंटमेंट का जो तरीका दिया गया था वो ये था कि एक जॉइंट सीटिंग बुलाई जाएगी। जॉइंट सीटिंग बुलाई जाएगी लोकसभा और राज्यसभा की, और दोनों मतलब हाउसेस के मेंबर्स लोग बैठेंगे, और किसी मतलब ऐसे चार पांच कैंडिडेट जो भी होंगे, जितने भी कैंडिडेट्स होंगे, उनके ऊपर वोटिंग होगी कि किसको किसको आपको सिलेक्ट करना है, आपको किसको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सिलेक्ट करना है, उसके बेसिस पे किया जाता है। हालांकि इसको बाद में डिस्कार्ड कर दिया गया, अब हम लोग अलग सिस्टम यूज़ करते हैं, वो आगे मैं आप लोग को बताऊंगा। ओके। सो याद करना तो याद करके रख सकते हैं ना, तो कोई इतना खास नहीं है। जो चीज़ें है ही नहीं अब अस्तित्व में, तो उसके बारे में याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, दिमाग में कचरा बनने की कोई ज़रूरत नहीं। ओके। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्मदिन को हम लोग टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। आप लोग जानते हो, 5 सितंबर। ठीक है। वो आपका इनका जन्मदिन है। फिर क्या बोलते हैं, इसको हम लोग टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं आज तक। ओके। नेक्स्ट, इलेक्शंस कैसे होगा? तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जैसे कि आपका प्रेसिडेंट का जैसे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, उसमें भी यहाँ पे भी सेम टू सेम होगा। लेकिन प्रेसिडेंट के अंदर कौन कौन आ रहा था? आपके इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स की बात कर रहा हूँ। लोकसभा से इलेक्टेड मेंबर, राज्यसभा से इलेक्टेड मेंबर, स्टेट असेंबली से इलेक्टेड मेंबर्स लोग आते थे आपके। इस तरीके से होता था। ठीक है। जहाँ जहाँ इलेक्टेड मेंबर्स हैं, यूटीज वगैरह में, दिल्ली एंड पौडुचेरी, उस जगह पे भी जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो सब के सब पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा के सारे मेंबर्स लोग बैठेंगे, और इलेक्टोरल कॉलेज के हिसाब से, मतलब आपस में एक साथ ज्वाइंट सीटिंग नहीं बुलाई जाएगी, ये आपस आपस में बैठेंगे, और वहां से इन लोग वोटिंग वगैरह करके उसके बेसिस पे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुना जाता है। ओके।
क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, जैसे कि मेंशन किया गया था, 35 ईयर ऑफ एज उसका हो जाना चाहिए। प्रेसिडेंट के केस में भी सेम टू सेम है। ओके, नेक्स्ट प्रेसिडेंट के केस में था कि वो लोकसभा के मेंबरशिप के एलिजिबल होने चाहिए, लेकिन इनका है कि ये ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के इलेक्शन में अपॉइंट होने के लिए इनकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो सेम टू सेम होनी चाहिए। ओके, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, जस्ट लाइक आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या अदर कोई भी बॉडीज के ऊपर भी आप देख सकते हैं सेम टू सेम ये क्लॉज अप्लाई होता है जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। ओके, नेक्स्ट आपके प्रेसिडेंट के लिए हम लोगों ने देखा था कि 50 प्रपोजर्स एंड 50 सेकेंडर्स चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपके 20 कर दिए जाते हैं, 20 प्रपोजर्स एंड 20 सेकेंडर्स चाहिए। ठीक है। ओथ एंड एफर्मेशन की बात की जाए तो आपके ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट मतलब ओथ दिलाते हैं, और वही आपके क्या बोलते हैं इनका एक तरीके से आप कह सकते हैं कि फाइनल जो फॉर्मेलिटी होती है वो सारे के सारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ही कराए जाते हैं, या फिर वो किसी और पर्सन को भी बोल सकते हैं कि हाँ आप मेरी जगह पे, हालांकि ऐसा नहीं होता, जनरली इट इज नॉट बिन डन। जो आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वही आपके ओथ वगैरह दिलाने का काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट कंडीशन ऑफ ऑफिस की बात की जाए तो ये आपके, जैसे कि मैंने बता दिया कि ये आपके दोनों भी हाउसेस के मेंबर नहीं होते। ओके, सो अगर इन केस ऐसा हो जाता है कि ये किसी हाउस के मेंबर थे और इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए इलेक्शन के लिए फाइट किया और वो जीत जाते हैं, तो उनको तुरंत अपने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस में एंटर होने से पहले, अपना पदभार ग्रहण करने से पहले ही अपना इस्तीफा देना होगा उस मेंबरशिप से। ओके, किसी भी तरीके का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो होल्ड नहीं कर सकते, ये सब चीज़ें आप लोग को पता ही होगा। इसके अलावा मैंने आपको प्रेसिडेंट में भी बताया था कि एक कोई प्रेसिडेंट जो सिटिंग है ऑलरेडी, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कोई गवर्नर ऑफ द स्टेट हो या कोई भी मिनिस्टर होगा यूनियन या स्टेट के अंदर, तो उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर नहीं काउंट किया जाता है, एंड ही कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एज वेल एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट टर्म ऑफ ऑफिस की बात की जाए तो ये आपके आर्टिकल 67 में मेंशन किया गया है, इनका फाइनल टर्म होगा 5 इयर्स का। ठीक है, ये फाइनल ईयर से पहले भी रेजिग्नेशन देके निकल सकते हैं इनका अगर मन करे तो, लेकिन ये 5 ईयर से ज़्यादा समय पे भी रह सकते हैं अगर इनका सक्सेसर अपॉइंट नहीं हो पा रहा। ठीक है, किसी वजह से इलेक्शन अगर डिले होता चला जा रहा है तो जब तक इनका सक्सेसर आ नहीं जाता तब तक वो क्या बोलते हैं अज्यूम करके रखेंगे उस ऑफिस को। ठीक है, नेक्स्ट ये री इलेक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं जितने भी समय के लिए चाहे, जैसे कि आपका प्रेसिडेंट के केस में था वैसे सेम यहाँ पे भी है कि जितने भी समय के लिए चाहे उतने टाइम के लिए, उतने टेन्योर के लिए, उतने टाइम से ये क्या बोलते हैं अपॉइंटमेंट के लिए मतलब एलिजिबल होंगे। ओके, वैकेंसी कैसी हो सकती है आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस में, कैसे वैकेंसी हो सकती है? सो फर्स्ट है, एक तो उनका टेन्योर पूरी तरीके से खत्म हो जाए, 5 साल उनका पूरा बीत चुका हो तो फिर आपका वैकेंसी हो सकती है। नेक्स्ट, रेजिग्नेशन इन्होंने दे दिया तो फिर भी हो सकती है। इनको रिमूव कर दिया, किसी वजह से रिमूव कर दिया, रिमूवल का प्रोसेस लास्ट में बताऊंगा। ओके, सो उस तरीके से अगर कर दिया गया तो ये भी आपका मतलब ये भी आपका हो गया वैकेंसी ऑफ द हाउस। ओके, नेक्स्ट इनकी डेथ हो गई तो भी आपकी वैकेंसी हो जाएगा। इसके अलावा अगर इनको किसी भी तरीके से क्या मतलब डिसक्वालीफाइड घोषित कर दिया गया कि कोई ऐसा पुराना विवाद वगैरह भी, पुराना केस वगैरह भी चल रहा होगा और उस केस में भी वर्डिक्ट आ जाता है और इनको डिसक्वालीफाइड घोषित कर दिया जाता है, या फिर इनका जो पूरा का पूरा इलेक्शन का प्रोसेस था उसी को अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वॉइड डिक्लेयर कर दिया, सो ही विल बी स्टैंड रिमूव। ओके, उनको निकाल दिया जाएगा। ओके, लेकिन ये सारे के सारे केसेस है जिसमें इनको निकाला जाएगा अगर एक्सपायरेशन ऑफ द टेन्योर से पहले, जो आपका फर्स्ट वाला था उसमें अगर इस केस में अगर हो रहा है तो आपके 5 ईयर होने से पहले, 5 ईयर खत्म होने से पहले ही आपका इलेक्शंस करा लिए जाएंगे, और ऑलरेडी मतलब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शुड भी मतलब एक वेटिंग में होना ही चाहिए कि जैसे इनका टेन्योर खत्म होगा उस दिन से ये नए वाले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शुड टेक द चार्ज। ओके, बाकी ये सब तो कितने खास नहीं है, जैसे ही भरना हो वैसे तुरंत भर देना चाहिए, ये सब चीज़ लिखा है। पावर्स एंड फंक्शन तो मैंने आप लोग को बता दिया कि भाई आपके इसके इनके पास दो ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो मैं आप लोग को बताऊंगा। सो ही इज़ द हाईएस्ट डिग्निटरी ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट के बाद। ठीक है, प्रेसिडेंट के बाद इनका सबसे हाईएस्ट डिग्निटरी है, एंड ही इज़ द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, या फिर राज्यसभा जिसको कहा था उसके वो आपके एक्स ऑफिसर चेयरमैन होता है। तो इस संबंध में इनका जो पावर होता है वो स्पीकर ऑफ लोकसभा के हिसाब से होता है, बट मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि ही इज नाइदर द मेंबर ऑफ द लोकसभा नाइदर नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो किसी भी तरीके से पार्लियामेंट के
हिस्सा नहीं है, ये याद रखिएगा। पार्लियामेंट का 3 हिस्सा है, एक तो प्रेसिडेंट, एक तो लोकसभा, एक तो राज्यसभा, ठीक है। आपके ये 3 क्या बोलते हैं हिस्से हैं आपके पार्लियामेंट में। इसमें भी प्रेसिडेंट जो है वो सिटिंग मेंबर नहीं है, ठीक है। आपका सिटिंग मेंबर नहीं है आपके पार्लियामेंट का, लेकिन पार्लियामेंट के पूरे फंक्शनिंग के लिए प्रेसिडेंट इज द सोल रिक्वायरमेंट, ठीक है। वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट इज वाई पार्लियामेंट कंप्राइजेस ऑफ 3 थिंग्स, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। यहाँ पे जो आपके वाइस प्रेसिडेंट वीपी, ठीक है, ये आपके राज्यसभा में बैठते तो है, लेकिन ही इज नाइदर द पार्ट ऑफ लोकसभा नॉट द पार्ट ऑफ राज्यसभा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं बैठता, फिर भी ये पार्ट ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा या फिर पार्लियामेंट का है। लेकिन यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सिट्स इन द सिटिंग्स ऑफ द राज्यसभा, इवन देन ही इज नाइदर द पार्ट ऑफ लोकसभा नॉट द पार्ट ऑफ राज्यसभा। ओके, नेक्स्ट। सो इनका फर्स्ट काम यही होगा, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा हो गया। एंड नेक्स्ट इनका काम है कि भाई अगर प्रेसिडेंट का किसी भी तरीके से वैकेंसी ऑकर हो जाती है, ठीक है, उनका इम्पीचमेंट हो जाए, डेथ हो जाए, या फिर किसी भी तरीके से उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया, या फिर बीमार वगैरह चल रहे हैं, तो इन दैट केस अगर वैकेंसी ऑकर हो जाती है तो ही विल एक्ट एज ए प्रेसिडेंट। वो एक्ट करेंगे प्रेसिडेंट की तरह जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आ जाता, ठीक है। सो ऐसा नहीं होता। देखिए जो आपका यूएस में है, यूएस की अगर बात करो तो वहाँ पे 4 साल का जो कार्यकाल होता है। तो सपोज कीजिए कि 2 साल कोई प्रेसिडेंट रहा और फिर उनकी डेथ हो गई, ठीक है। सो बाकी रिमेनिंग जो 2 साल के लिए होता है उसके लिए नया प्रेसिडेंट नहीं चुना जाता। वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए विल एक्ट एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए फॉर रिमेनिंग 2 years का टर्म, ठीक है। ये जो 2 years का टर्म है, उस समय के लिए आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए विल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। समझ में आ रहा है? लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया, भारत ने ऐसा नहीं किया कि वहाँ पे एक अलग सिस्टम है, वो अपना मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से चलते हैं यूएस वाले। लेकिन यहाँ पे इंडिया में ऐसा नहीं किया गया। यहाँ पे ऐसा क्या किया गया कि अगर सपोज कीजिए कि 5 साल का जो कार्यकाल है आपके प्रेसिडेंट का, उसमें से 2 साल अगर प्रेसिडेंट ने जिया, उसके बाद उनकी डेथ हो गई, तो अगला जो 3 साल है उसमें से स्टार्टिंग के 6 महीने के अंदर नए प्रेसिडेंट का चुनाव करा लेना चाहिए, ठीक है। जैसे ही 2 साल खत्म हुआ और इनकी डेथ हो गई, उस समय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल ऑटोमेटिकली बी रिज्यूम्ड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कार्यभार संभाल लेंगे एंड तुरंत नई इलेक्शन कॉल की जाएगी, ठीक है। 2 साल का इनका टेन्योर था, उनकी डेथ हो गई, ठीक है। उनकी डेथ होते ही वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल ऑटोमेटिकली बी प्रोमोटेड टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जगह पे वो बैठ जाएंगे एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पद पे वो टेम्पररी रहेंगे, ठीक है। नए तरीके से इलेक्शन कॉल किया जाएगा और 6 महीने के भीतर ही तुरंत नया इलेक्शन, नया प्रेसिडेंट चुन लिया जाएगा और उनको वहां पे बिठा दिया जाएगा। और ऐसा नहीं होगा कि जो बैठेंगे उनको रिमेनिंग टर्म का, ये 3 साल का कार्यकाल दिया जाएगा, नए तरीके से उनको फ्रेश 5 ईयर का कार्यकाल दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका रिमेनिंग टर्म के लिए दिया था, लेकिन आपके इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। यहाँ पे इनको पूरा 5 साल का कार्यकाल अच्छी तरीके से दिया जाएगा, लो भाई ऐश करो, ठीक है। वो वहाँ पे यूएसए में नहीं किया जाता, ठीक है। सो यही 2 मेन काम है आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा उनके पास कोई भी पावर नहीं है, कोई भी काम नहीं है। ओके, नेक्स्ट। बाकी ये तो मैंने बता दिया कि ये प्रेसिडेंट मैक्सिमम 6 महीने के लिए रह सकते, उससे ये नहीं रह सकते। ओके, नेक्स्ट। बाकी ये सभी मैंने बता दिया कि भाई प्रेसिडेंट की तरह पूरी तरीके से प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे, किसी भी तरीके से इनको क्या बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट जैसा ट्रीटमेंट नहीं होगा। इनका सारा का सारा काम जो होगा वो प्रेसिडेंट के लेवल का होगा, इनके नाम के आगे प्रेसिडेंट ही लिखा जाएगा। And he will be acted as a president, even though he is acting president, and then also he will be called the president of India. Okay, ऑल्सो एक और चीज, इस पे बच्चे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई उस समय पे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन होगा, ठीक है। सो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो पद होगा वो खाली होगा, वो वेकेंट होगा, वो किसी भी तरीके से नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक सपोज कीजिए ए पर्सन है, तो इन्होंने अगर पुराने बी पर्सन, मतलब जो पहले आपके प्रेसिडेंट थे, उनकी डेथ के बाद अगर इन्होंने चार्ज ले लिया प्रेसिडेंट का, तो यही आपके प्रेसिडेंट भी है, यही आपके वाइस प्रेसिडेंट भी है, ऐसा नहीं हो सकता। ही कैन रिमेन ओनली वन ऑफिस, एक ही ऑफिस में रह सकते हैं। एंड द प्रेसिडेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस, दैट इज वाई ही विल बी शिफ्टेड टू द प्रेसिडेंट का ऑफिस, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस पूरी तरीके से खाली होगा। यस, अब एक क्वेश्चन और आ सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो एक्स ऑफिसर चेयरमैन का जो काम था वो कौन करेगा। सो इट विल बी डन बाय द वाइस चेयरमैन, ठीक है। जो आपका क्या पता डेप्यूटी चेयरमैन जो कहा जाता है, डेप्यूटी चेयरमैन जो होगा वो आपका काम करेगा।
डेप्यूटी चेयरमैन विल एक्ट एज ए चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है, वो राज्यसभा के मेंबर, वो राज्यसभा के चेयरमैन बन जाएंगे। एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल रिमेन वेकेंट। ओके, और जैसे ही नया प्रेसिडेंट आएगा, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि अभी तक प्रेसिडेंट की तरह काम कर रहे थे, वो वापस से रिवर्ट बैक कर जाएंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह। ओके, नेक्स्ट लास्टली रिमूवल का प्रोसेस अगर देखते हैं तो रिमूवल का प्रोसेस इनको पहले भी निकाला जा सकता है, जैसे कि मैंने जैसे आपके प्रेसिडेंट के लिए इम्पीचमेंट का प्रोसेस था, वैसा यहाँ पे इम्पीचमेंट जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। इम्पीचमेंट एक बहुत ही बड़ा एक वाइडर टर्म का एक चीज़ है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैं बताऊंगा तो आप लोगों को लगेगा कि एकदम सिंपल, एकदम आसान से। ओके, इनका कोई भी ग्राउंड फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन नहीं किया गया। जैसे प्रेसिडेंट के समय हम लोगों ने देखा वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था, ठीक है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वीओसी एक कहा गया था कि भाई ये होना ही चाहिए, अगर ऐसा होगा तभी इनको निकाला जा सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। इसके अलावा किसी भी बात पे नहीं निकाला जा सकता कि हाँ इन्होंने ठीक से कपड़े नहीं पहने थे दैट इज वाई इनको निकाल दिया गया, ऐसा नहीं। वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर वो करते हैं तो उनको निकाला जा सकता है। लेकिन यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए कोई भी ऐसा केस रखा ही नहीं गया, कोई भी क्राइटेरिया रखा ही नहीं गया, कोई भी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन ही नहीं किया गया कि इनको कैसे निकाला जाएगा, किस ग्राउंड पे निकाला जाएगा, ऐसा कोई भी ग्राउंड मेंशन ही नहीं किया गया। ओके, सो इनको किसी भी ग्राउंड पे निकाला जा सकता है। ओके, कोई फॉर्मल इम्पीचमेंट देने की कोई जरूरत नहीं होती यहाँ पे। जैसे मैंने बताया कि भाई आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीचमेंट प्रोसेस किया जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई फॉर्मल इम्पीचमेंट जैसा कोई काम होता नहीं है। ओके, नेक्स्ट इनको अगर रिमूव करना है तो उनका जो रिमूवल का रेजोल्यूशन होगा वो आपके सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। ही इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस इसके लिए नहीं किया जाएगा। ओके, तो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा और इंट्रोड्यूस करने के बाद 14 दिन का इनको छुट्टी दी जाएगी, भाई एडवांस नोटिस दिया जाएगा, एक तरह की छुट्टी नहीं, एडवांस नोटिस दिया जाएगा कि आपके खिलाफ ऐसा ऐसा रेजोल्यूशन हम लोग लेके आ रहे हैं आपको निकालने के लिए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पद से ऑफिस से निकालने के लिए हम लोग ये रेजोल्यूशन लेके आ रहे हैं। अब 14 दिन का इनको छुट्टी दी जाएगी, बार बार छुट्टी बोल रहा हूँ, छुट्टी नहीं, इनको एडवांस नोटिस भेजा जाएगा। इस बीच में ये अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना लें कि क्या क्या इनके ऊपर क्या बोलते हैं इल्ज़ाम लगाए गए हैं और उसका क्या क्या तोड़ है, वो सारा का सारी चीज़ें वो बना लेंगे। और फिर ही कैन कम टू द राज्यसभा जब इनके ऊपर इंक्वायरी जैसा चीज़ होता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट रेजोल्यूशन ये क्या पास कराया जाएगा आपके राज्यसभा में, ठीक है। राज्यसभा को जो पास करना है वो एकदम सिंपल, मतलब सिंपल मेजोरिटी नहीं, स्पेशल मेजोरिटी होगी, लेकिन 2/3 ऑफ द प्रेजेंट मेंबर के हिसाब से होगी, ठीक है। जितने भी मेंबर आपके बैठे पड़े हैं उनमें से जो मेजोरिटी होगा उसके बेसिस पे कर दिया जाए, ठीक है। जितने भी आपके मेंबर्स आए हैं राज्यसभा में उनके बेसिस पे ही उनका मेजोरिटी अगर मिल गया तो बस निकाल दिया गया। एंड फिर उसके बाद ये जो रेजोल्यूशन होगा ये आपका लोकसभा में पास किया भेजा जाएगा, लोकसभा को भेजा जाएगा कि भाई राज्यसभा ने इसको पास कर दिया है, अब आपके हाथ में आ गया। लोकसभा के पास इसका सिंपल मेजोरिटी का ऑप्शन है, मतलब इस सिंपल मेजोरिटी के मतलब जितने मेंबर्स आपके आए हैं बैठे हैं उसमें से 1/2 से 1 प्लस, ठीक है, +1 अगर इतने लोगों ने अगर कर दिया, मतलब सपोज कीजिए कि 300 लोग आए हैं, सो 150 लोग +1 151 लोगों ने अगर साइन कर दिया कि हाँ हाँ निकालो निकालो इनको, इनको निकालो, इनका कार्यकाल ठीक नहीं है, ये ठीक से काम नहीं करे, तो उनको निकाल दिया जाए, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से देखें इनका कोई भी ऐसा अथॉरिटेटिव पोस्ट नहीं, जैसे कि आपको मैंने प्रेसिडेंट के केस में क्या बताया था कि 2/3 ऑफ द टोटल मेजोरिटी ऑफ द बोथ द हाउसेस, याद रखिएगा ऐसी मेजोरिटी कभी नहीं यूज की जाती है जैसा कि आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए यूज की जाती है। लेकिन उसी के जगह पे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देख रहे हैं कितना हल्के तरीके से इनको निकाल दिया जा रहा है कि भाई आपका राज्यसभा के अंदर एक इफेक्टिव मेजोरिटी के थ्रू निकाला गया, पास किया गया, और उसको जब लोकसभा में भेजा गया तो सिंपल मेजोरिटी के थ्रू बस उन्होंने वोटिंग कर दिया, हाँ हाँ निकालो निकालो, निकाल दिया गया। ओके, सो इस तरीके से देखा जाए तो भारत मतलब इनका जो मतलब रिमूवल प्रोसेस वो भी बहुत ही आसान है। हालांकि हमारे यहाँ पे आज तक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किसी को भी निकाला नहीं गया है, इवन देन ऐसा कह सकते हैं कि क्या बोलते हैं ये प्रोसेस जो है बहुत ही सिंपल लगाया गया। ओके, नेक्स्ट अगर टेम्पररी वैकेंसी हो जाती है आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इंडिया के केस में, तो फिर उनका जो कार्यक्रम होगा आपका राज्यसभा का, वो आपका डेप्यूटी चेयरमैन, जो मैंने आपको बताया कि डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा विल टेक ओवर एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ओके, लेकिन वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं बन जाएगा, ठीक है, वो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा विल बिकम द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, बट ही विल नॉट बी काउंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट
बस वही मैंने बता दिया कि वाइस प्रेसिडेंट का जो काम था वो असिस्ट करना है प्रेसिडेंट को, और कुछ इसमें कुछ खास नहीं है। बाकी ये लास्ट में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया कि भाई ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कंबाइंड। जो मैंने आपको बताया भाई, एक व्यक्ति कभी भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं बन के रह सकता, किसी एक पद पे ही जाएगा, जो कि मोस्टली आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में ही रहता है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने का अधिकार उसके पास तब नहीं रह जाएगा। ओके, चलिए इसी के साथ वाइंड अप करता हूँ, आप लोग से कल फिर मुलाकात करूंगा लगभग इसी टाइम में, तब तक ऐसे पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच, चलिए बाय।